नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो भी पढ़े उसको कुछ समय बाद भूल जाते हैं? इवेन अभी पढ़े कुछ देर बाद है ना वो मगअप हो गया कि क्या एग्ज़ैक्टली था उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होते होंगे ख़ास करके जिस चीज़ों में आपको याद करना हो, है ना? नोट्स कैसे लें समझ में नहीं आता, नोट्स आप क्या लिखे आप ही को बाद में समझ में नहीं आ रहा है ना? उसको लंबे समय तक कैसे अभ्यास में बनाए रखें, कैसे हम उसको है ना रिमेंबर कर पाएँ। बहुत ऐसा होता है कि हम पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं बट उसका मेन मकसद जो होता है या तो किसी एग्जाम में उसको लिखना होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जो भी होगा कहीं न कहीं एक उसका एप्लीकेशन हमको दिखाना पड़ता है या एप्लीकेशन होता ही होता है। तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम जैसे भी पढ़े हो बट राइट टाइम पे उस चीज़ को रिकॉल कर पाना, है कि नहीं? तो क्या आप सही समय पे उस चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? जैसे एग्जाम टाइम में क्या होता है, हम पढ़ने के लिए तो सारा चीज़ पढ़ के गए होते हैं बट उस समय हम उस आंसर को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, हमारा रिकॉल वैल्यू काफ़ी कम होता है या फिर उस समय पे याद ही नहीं आता। बाद में जैसे एग्ज़ाम देकर निकले हमेशा तुरंत याद आ जाता है, अच्छा इसका ये था। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएँ स्टूडेंट के साथ रहता ही है कि एग्ज़ैक्टली पढ़ने का एक सही तरीका क्या हो सकता है, ऐसे विधि बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? बट एक जो भी एक डिटेल वे में और एक मेथोडोलॉजी में क्या एक सही तरीका हो सकता है, तो इन सारे समस्याओं को है ना कि कैसे मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें, पढ़ने का स्ट्रैटेजी कैसे रहे, किस तरह से पढ़े, पहले नोट्स बनाएँ, पहले क्या करें? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखेंगे, है ना? जो है रेंचो मेथड। यस, जो थ्री इडियट का रेंचो है उसी से इंस्पायर्ड है। एक आपका चैनल है सिविल विंग्स, है ना? एक सागर सर करके हैं। तो बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तो ये टेक्निक वो बताए थे, तब से मुझे अचानक से ध्यान आया कि चलो इस पे ही वीडियो बनाया जाए। तो आइए सीखते हैं बिना देर किए हुए रेंचो मेथड एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये सारे वर्ड्स का एक-एक अपना मीनिंग है। R4 क्या है, N4 क्या है, C4 क्या है, तो ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है ना? पढ़ने का कि कैसे हम जैसे एक बुक उठाएँ, कोई भी बुक हो सकता है, तो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक मेमोराइज़ करने तक, है ना? कैसे उसको हम एक विधि कर सकते हैं टू एंड ऑफ मेमोराइज़, है ना? जो कि लास्ट में हम एग्ज़ाम तक वो काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, है ना? इसको यदि आप ये लेकर चलते हैं तो डेफ़िनेटली आपको हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट है आर फॉर रीडिंग। तो जो भी चीज़ होता है सबसे पहले एक तो होता है कि हमें उसके बारे में पहले से कुछ जानकारी होती है या फिर उसको हमको सबसे पहले पढ़ना होता है कि नहीं? तो स्टार्ट विथ रीडिंग, गेट द ओवरव्यू कि एग्ज़ैक्टली उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है ना? तो स्टार्ट विथ रीडिंग, तो जो पहला स्टेप आपका हुआ रीडिंग का, है ना? तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको एक आप थोरोली रीड करिए, है ना? जो भी जितना भी आपका टॉपिक है, जैसे आप जो भी डिसाइड किए, एक लंबा जैसे 20 पेज का कोई एक टॉपिक है ना? तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हुए, तो आप जो भी एक टॉपिक डिसाइड किए, तो उसको आप सबसे पहले थोरोली रीडिंग किए। उसके बाद उस चीज़ को एनालाइज़ करना है ना? रीडिंग जब कंप्लीट हुआ, तो उसको अब उसका एग्ज़ैक्टली वो कैसे कनेक्ट हो रहा है चीज़ें, है ना? उसका विजुअलाइज़ेशन करना है, उसको एनालाइज़ करना है कि जो भी उसमें की पॉइंट्स था, कीवर्ड्स था, है ना? जो भी उसमें पॉइंटर्स थे, वो कैसे एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कोई भी एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पढ़ना शुरू किए, तो एग्ज़ैक्टली कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन तक, है ना? एक प्लांट से लेकर एक ह्यूमन तक कैसे कनेक्ट हो रहा है चीज़ें, है ना? जैसे हार्मोन प्लांट में क्या कर रहा है, वही हार्मोन ह्यूमन में कैसे काम करता है, दोनों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे अलग-अलग है ब्रेन। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम विजुअलाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, तो पढ़ने के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ना? जनरली हम इसको स्किप कर देते हैं, हम विजुअलाइज़ या फिर उसको एनालाइज़ करते ही नहीं है। तो उसको एक एनालाइज़ उसका है ना, आगे देखेंगे एप्लीकेशन क्या हो सकता है, किस तरह से है ना काम में आ सकता है इसका, कहाँ-कहाँ पे और इसका ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस चीज़ को एनालाइज़, उसके की पॉइंट्स को, उसके कीवर्ड्स को कनेक्ट करना, है ना? तो कनेक्टिंग द डॉट्स कि जो भी वो चीज़ें हैं, कैसे जुड़ रही है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, दूसरे से तीसरे टॉपिक में, है ना? तो ये हुआ एनालाइज़िंग। तो सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद एनालाइज़िंग। तीसरा है नोट टेकिंग। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप पूरा हो गया रीडिंग का, दूसरा पूरा हो गया एनालाइज़िंग का कि हम कैसे चीज़ें है ना एक फ्लो में है, उसको जब समझ लिए तब हमारा आता है कि एक है ना जो भी हमारा नोटबुक है, उसमें थोरली हम टॉपिक वाइज़ उसका नोट्स बनाएँ, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना? जो भी एक इम्पोर्टेंट आपको लगता है या फिर जो भी एक पढ़ाया गया है कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, है ना? उसके कीवर्ड वाइज़ या फिर है ना एक पैराग्राफ वाइज़ जो भी है, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है?
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या 2 लाइन का जो भी डेफिनिशन है, जो भी है कि उसमें ये चीज़ें आती है, उसको एक नोट डाउन कर लिए, है ना? तो फर्स्ट था रीडिंग, एनालाइजिंग, देन नोट टेकिंग, है ना? तो नोट टेकिंग तीसरा नंबर पे है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लिए। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे शुरू में हमने चर्चा किया कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ना, जैसे जो भी एक स्टडी जो हम कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई एक मोटिव होता है और सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? एग्ज़ाम, है ना? चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, है ना? जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, तो जो भी एक एग्ज़ाम हो तो है ना, पढ़ाई तो कर रहे हैं बट उसका जो मोटिव है कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें। तो हमारा पूरा का पूरा जो फ़ोकस होना चाहिए क्रिटिकल एग्जामिनिंग पे होना चाहिए कि वो कैसे, है ना, जो भी हम पढ़े, जो भी नोट्स बनाए, तो अब वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना? एक क्वेश्चनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके क्या कांसेप्ट्स हो सकते हैं। तो उस कांसेप्ट्स को, है ना, उस डाटा को, है ना, जो भी उसमें जो पॉइंट्स है, जो उसमें कांसेप्चुअलाइजेशन है, जो भी उसमें थियरी है, उसको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उसको देखें। है ना? और दूसरा इसका एक ये भी हुआ कि इसका एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है? जैसे मान लेते हैं कि मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका कोई एग्ज़ाम या इससे कोई पर्पस नहीं है ना? बट इसका थोरली जैसे हम बनाने के लिए गए, तो उसका सिंपली चीज़ों को एनालाइज़ किए, है ना? फिर उसका एक नोट्स बनाए, फिर उसको कि व्यूअर को क्या अच्छा लगेगा, है ना? तो एक इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका कहाँ-कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना? तो ये इसका मतलब हुआ क्रिटिकल एग्ज़ामिनिंग करने का। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद एनालाइजिंग, देन नोट टेकिंग, देन क्रिटिकल एग्जामिनिंग। मतलब आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना होगा कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना? कौन से नहीं हो सकते, इस पे और कैसे चीजें जुड़ सकती है, खास करके जैसे मैथ है ना? तो कैसे एक जगह का प्रॉब्लम दूसरे जगह पे, है ना, फिट बैठ सकता है, कैसे हम उसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसको हम कंसेप्चुअली बना सकते हैं। तो ये था। अगला है हेल्पिंग अदर्स। जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए। बिल्कुल, जैसे आप देखे होंगे एक टीचर जो होते हैं उनको पेज बाय पेज हर एक चीज़ का पता होता है ना कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। तो एक लंबे समय पढ़ाते-पढ़ाते एक बेस्ट तरीका होता है खुद सीखने के लिए और उसमें एक्सपर्टीज़ लाने के लिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कॉलेज के समय में ज़्यादातर, है ना, जो भी मैं पढ़ा या फिर जो भी मैं एक तरह से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन किया, वो दूसरे अपने जैसे जो भी क्लासमेट्स थे या फिर जो भी, है ना, आस-पास हॉस्टलर थे, उनको पढ़ा-पढ़ा के ही पूरा एक, है ना, माने उसको पूरी तरीके से वो समझ में आ जाता है। और जैसे ही आप किन्हीं को आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको लूपहोल भी दिखाई देता है कि कहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है एग्ज़ैक्टली। तो उसको पुनः आप रीड करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, है ना? उसको नोट्स को पुनः देखते हैं कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, है ना? फिर उसको क्रिटिकली उसको देखते हैं, उसका एप्लीकेशन को समझते हैं, कांसेप्ट को समझते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो हेल्पिंग अदर्स एक बहुत ही पावरफुल तरीका है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो सिंपल है, हेल्पिंग अदर्स मतलब टीचिंग अदर्स, है ना? तो बहुत हो सकता है जैसे आपके जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं, आप सेम चीज़ को कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को अपने, है ना, क्लास के जो भी साथ में है क्लासमेट्स हो गए उनको आप पढ़ा सकते हैं। बहुत ऐसा होता ही है कि किन्हीं को ज़रूरत होता है, किन्हीं को समझने के लिए, किन्हीं को पहले समझ में आ गया होता है। तो यदि आपका प्रिपरेशन आपका, है ना, रीडिंग ये सब बढ़िया है तो आप किन्हीं को समझ गए तो उनको आप समझा सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग। अब एक लास्ट हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि अब हमेशा तो रीडिंग, एनालाइजिंग, नोट टेकिंग, क्रिटिकल एग्जामिनिंग और, है ना, हेल्प हर एक जगह तो नहीं कर सकते हैं। जब भी हम पढ़ाई शुरू किए तो एक समय के बाद एग्जाम आएगा। एग्जाम के पहले हमको एग्जाम के व्यू से उसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे 3 महीना पहले से उसको शुरू करना पड़ेगा, 1 महीना पहले से शुरू करना पड़ेगा, 1 वीक से शुरू करना पड़ेगा। जिस दिन एग्जाम है उसके पहले 1 दिन शुरू करना पड़ेगा, है ना? मतलब रिवीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बिना रिवीजन का हम कैसे उसको लंबे समय तक रिकॉल कर पाएँगे? जैसे मेमोराइज़ करने का जो अभी हमने फर्स्ट वीडियो में ही शुरू में चर्चा किए थे कि रिवीजन मतलब कि राइट टाइम पे रिकॉल करना, है ना? तो उसका रिकॉल वैल्यू कैसे बढ़े, उस पे हमको कैसे ध्यान देना है, तो उसके लिए ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग करने का मतलब हुआ उसके जैसे हम नोट टेकिंग कर लिए, एक नोट्स ले लिए, है ना? तो अब उसको माइक्रो नोट्स बनाना है ना? माइक्रो नोट्स में क्या होगा, नोट्स और माइक्रो नोट्स में क्या अंतर हुए? नोट्स मतलब एक डिटेल रहेगा बट जैसे बुक्स में जितना डिटेल रहता है उतना डिटेल नहीं रहेगा, एक शॉर्ट फॉर्म रहेगा, है ना? जो आवश्यक पॉइंट्स है वही सब इंक्लूड रहेगा। बट माइक्रो नोट्स में क्या रहेगा, जैसे केवल फार्मूला रहेगा, कुछ कांसेप्ट्स रहेंगे, है ना? और केवल कीवर्ड्स रहेंगे। तो माइक्रो नोट्स जैसे नोट्स आपका 10 पेज का हुआ तो माइक्रो नोट्स मैक्सिमम 1 या 2 पेज का ही होगा।
है ना? तो जैसे आप देखे होंगे यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो भी होते हैं ना, अपने रूम पे पूरे माइक्रो नोट्स लगाए हुए रहते हैं, स्टिकी नोट्स पे करके। तो ऑप्टिमाइज़िंग करने का मतलब जो भी हम डाटा निकाले हैं ना, जो भी पढ़ के समझे एग्ज़ाम के व्यू से एनालाइज़िंग करके, उसको अब एक माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो ऑप्टिमाइज़िंग करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा? कि उसको माइक्रो नोट्स बनाना है ताकि वो फर्दर रिवीजन में आपका काम दे, है ना? रिवीजन पे हम और वीडियो बनाएँगे, है ना? तो इसके लिए आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि, है ना, हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो ओ फॉर ऑप्टिमाइज़िंग, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे बिंदु समझ में आ गए होंगे। रीडिंग, एनालाइजिंग, नोट टेकिंग, है ना? देन क्रिटिकल एग्जामिनिंग, देन हेल्पिंग मतलब टीचिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग मतलब माइक्रो नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो मेरे ख्याल से रैंचो इतना ही था टेक्निक, है ना? जैसे रैंचो कैसे चीज़ों को सीखने पे, है ना, एम्फसाइज़ करता था, तो सेम हमको सीखने पे बट उसका एक तरीका होता है ना, कि पहले ही नोट्स बना लिए फिर उसको सीखेंगे नहीं, पहले उसको एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि कौन-सा टॉपिक कैसे जुड़ रही है ना? जैसे मान लेते हैं ब्रेन है, तो ब्रेन में कैसे ब्रेन डेवलप हुआ उसके लिए पहले आपको सेल के क्लासिफिकेशन या फिर जो भी एक किंगडम का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो भी आपको समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि ब्रेन का डेवलपमेंट न्यूरॉन न्यूरॉन नेटवर्क कैसे-कैसे आगे बढ़ रही है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ें ये एनालाइजिंग हो गया, है ना? फिर जो आगे का हो गया, तो एक समरी के रूप में आप देख सकते हैं, है ना? रैंचो मतलब सबसे पहले रीडिंग ऑलरेडी चर्चा कर ली, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। एनालाइजिंग समझ में आ गया, नोट टेकिंग समझ में आ गया, क्रिटिकल एग्जामिनेशन पुनः एक बार समझते हैं। मतलब इसके 2 पहलू हैं। पहला, यदि आप एग्ज़ाम और स्टूडेंट है ना? किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू आपका पूरा का पूरा तीनों का मतलब यहाँ पे रहना चाहिए कंसंट्रेशन। आप जैसे सामान्य कुछ करते हैं, है ना? तो आपको एक उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ना? तो इन सारे बिंदुओं पे उसको ध्यान से हम उसको समझ सकते हैं। तो जैसे हम किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं, तो वो लंबे समय तक हमको याद रहता है। तो एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। वो एसोसिएशन एनालाइज़ करने से और क्रिटिकल एग्जामिनिंग करने से वो आएगा। और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन और, है ना, खुद को री-इवैल्यूएट करने का क्या है, हेल्पिंग मतलब टीचिंग अदर्स, है ना? और फिर लास्ट में माइक्रो नोट्स फॉर फर्दर फ्यूचर रिवीजन। तो बस इतना ही था। रैंचो टेक्निक कहने का क्या मतलब हुआ, तो ये बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है ना? ये जिनको सर का बताया वो काफ़ी सोच समझ के इस मेथड को डेवलप किए हैं और एक बहुत ही कारगर है। इसका मैं बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया हूँ, अभी भी करता हूँ, है ना? तो जब तक मैं पढ़ाई किया काफ़ी मुझे ये वीडियो देखा तो काफ़ी वो लगा, अचानक से मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊँ? प्लान दूसरा वीडियो बनाने का था बट सोचा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, है ना? तो उसको प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको कैसा लगता है। और वीडियो को अभी तक आप बने हुए हैं देखें, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।